देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग एमएल कमीशन का लगभग इलास्ट्रेशन सारा कंप्लीट ही कर चुके हैं, बस 2 इलास्ट्रेशन बाकी है। ये देखो इलास्ट्रेशन 10 और इलास्ट्रेशन 11, इसके आगे तक हम लोग का कंप्लीट है। ठीक है। अच्छा इलास्ट्रेशन 10 में देखते हैं क्या बोला है। ये इलास्ट्रेशन 10 देखो इसमें बोला है, हरि और वायु, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ ये रहा। देखो बोल रहा है कि द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 एज फॉलोज। ठीक है, तो 2 कंपनी का हमें बैलेंस शीट दे दिया है, हरी लिमिटेड और वायु लिमिटेड। ठीक है, फिर क्या बोला है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, उसमें नोट्स बना हुआ है तो चेक करेंगे। रिजर्व सरप्लस, उसमें भी नोट्स बना हुआ है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसमें भी नोट्स बना हुआ है। ट्रेड पेएबल, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर नोट्स का डिटेल्स अगर देखें तो शेयर कैपिटल में इक्विटी है, प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस दोनों का अलग अलग टाइप का है। देखो हरी लिमिटेड का 9% रेट वाला है, इसीलिए 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हरी लिमिटेड के लिए ये एप्लीकेबल है, यहाँ पर ये खाली रखा है। 10% जो है वो इनके लिए एप्लीकेबल है, वायु लिमिटेड के लिए। अच्छा रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व बता रखा है। फिर यहाँ पर दोनों का 70-70 अमाउंट भी सेम है। फिर बोल रहा है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है 50 और एक जन का 20,000। लैंड बिल्डिंग पीपीई में प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है। फिर हरी लिमिटेड एब्सॉर्ब वायु लिमिटेड। ठीक है, तो हरी लिमिटेड कौन है, हरी लिमिटेड हो जाएगा ये एब्जॉर्ब वायु लिमिटेड, मतलब ये एब्जॉर्प्शन का केस है, तो ये हो जाएगा परचेजर कंपनी, ये हो जाएगा सेलर कंपनी। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि 10% प्रेफरेंस शेयर। अब देखो अगर हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी इसको टेक ओवर कर रहा है, तो फिर हरी लिमिटेड को वायु लिमिटेड के जो ओनर है यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बेसिकली ओनर इक्विटी होता है लेकिन प्रेफरेंस को भी देना पड़ता है। क्या देने का बात हुआ है, देखो बोल रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पे। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों बोला है, अगर ध्यान से देखोगे तो वायु लिमिटेड जो सेलर कंपनी है उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बात हो रहा है। ये देखो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड, ये बात हो रहा है। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड, क्योंकि हरी जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा है वायु को, तो वायु के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको क्या दे रहा है वो बता रहा है। बोल रहा है कि पेड एट 10% प्रीमियम। अब इनको क्या पे किया जाएगा, देखो यहाँ पर पेड अमाउंट बता दिया है, कितना पे करना है, जो भी कैपिटल है उस पे और 10% पे करना है। जो भी कैपिटल है उस पे और भी 10%, मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा 1 लाख का कैपिटल था, इस पे और 10% यानी 1,10,000 ये लोग पे करेगा, ऐसा क्वेश्चन में हमें बता रखा है। कैसे करके पे करेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो यहाँ पर हमें देखो पता चल गया किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या पे करना है, यहाँ पर देखो ये पे करना है 1,10,000, लेकिन ये कैसे पे होगा, बोल रहा है कि इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड। अच्छा कैसे करके पे होगा, बोल रहा है हरी लिमिटेड का जो 9% प्रेफरेंस शेयर है ना वही इनको इशू कर देगा, मतलब इन मोड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कैसे पे होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर पे होगा। ठीक है, लेकिन कितने सारे प्रेफरेंस शेयर पे होंगे, बोल रहे हैं कि उनको 1,10,000 देके रिलीज करना है। अब रिलीज कैसे कर रहे हैं, मुझे किसी को 10 रुपए देना है, हम 10 रुपए भी दे सकते हैं, अगर हम दोनों में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भाई 10 रुपए का कोई चीज दे दो, कोई सामान दे दो तो भी चलेगा, तो वैसा भी हो सकता है। तो देखो इन्होंने 1,10,000 दिया है लेकिन कैश में नहीं, बोल रहे प्रेफरेंस शेयर में दिया। कौन सा प्रेफरेंस शेयर दिया है, 9% प्रेफरेंस शेयर, जो कि पहले से हरी लिमिटेड का है। तो कितना शेयर इनको इशू करना पड़ेगा, देखो 9% प्रेफरेंस शेयर मतलब
हरी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर कितना करके था, 100 रुपीज करके था, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 100 करने से पता चल जाएगा कितना प्रेफरेंस शेयर जो है इशू करना पड़ेगा। 1100 नंबर, 1100 नहीं शायद 110 हो रहा है, ठीक है, 110 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है इशू करना पड़ेगा। तो ये हमें पता चला। तो देखो हमें एक चीज तो पता चल गया, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन का एक पॉइंट पता चल गया। अब कौन सा मेथड हमें यूज करना है वो तो बाद में ही पता चलेगा। हम लोग का दो मेथड होता है परचेज कंसिडरेशन निकालने का, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड, ठीक है, जिसमें से हम लोग प्रेफर करते हैं पेमेंट मेथड को। अगर पेमेंट मेथड हम लोग सेटिस्फाई नहीं करवा पाते देन एसेट में जाते हैं। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, क्या पेमेंट करना है, कैसे करना है वो तो पता चल गया। तो उससे पता चलता है कि नेट पेमेंट मेथड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक इक्विटी के बारे में नहीं पता चलेगा कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ये इंफॉर्मेशन तो हमें नेट पेमेंट मेथड करने के लिए जो है हेल्प करेगा, लेकिन इक्विटी का भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए, अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि नेट पेमेंट मेथड होगा या नहीं होगा। अब बोल रहे गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड, मतलब जो सेलर कंपनी है उसका गुडविल को वैल्यू किया है हरी लिमिटेड ने, यानी जो परचेजिंग कंपनी है, कितने से 50,000, बिल्डिंग को 1,50,000, मशीन को 1,60,000, मतलब बुक वैल्यू पे नहीं ले रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू पे अगर नहीं ले रहा है तो मुझे बोला एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। मर्जर मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, 5 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। तो अगर बुक वैल्यू पे टेक ओवर नहीं हो रहा है तो कौन सा मेथड है, मर्जर की बिजनेस परचेज, बोलो। बोलो अगर पूलिंग ऑफ सॉरी, अगर हम लोग का बुक वैल्यू पे नहीं हो रहा है तो कौन सा मेथड है। देखो लास्ट दिन ही तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब तुम लोग आर्टिकलशिप भी करोगे ना तो इसका बहुत बड़ा जो है काम रहता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग सेक्टर बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर देखो तुम लोग ठीक से पढ़ नहीं रहे होगे शायद, इसलिए नहीं बोल पा रहे हो, पता नहीं। देखो यहाँ पर गुडविल का अगर हर एक चीज बुक वैल्यू पे लेता है तो ही वो क्या होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। मर्जर का 5 कंडीशन होता था। पहला कंडीशन था कि 90% इक्विटी शेयर होल्डर को जो है नए वाली कंपनी में शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब 90% होल्डर हाँ बोलेंगे तभी मतलब जो है सेल परचेज कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है, पहला। दूसरा है सारे एसेट्स बुक वैल्यू में टेक ओवर होने चाहिए, कोई भी अलग वैल्यू पे नहीं होगा, ऑल एसेट ऑल लाइबिलिटी। तीसरा था कि जो बिजनेस चल रहा है वही बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके हम लोग का टोटल 5 कंडीशन था, तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, इन द नेचर ऑफ परचेज है। क्योंकि बुक वैल्यू पे एसेट नहीं लिया जा रहा है, हाँ, और सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज टेक ओवर होने चाहिए। दूसरा बुक वैल्यू पे होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है 90% जो है शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर नए वाले कंपनी में आने चाहिए, पुराना बिजनेस जो है वही कंटिन्यू होना चाहिए। ये सब मेथड, ये सब पॉइंट सेटिस्फाई होने पे जो है इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, ठीक है। अदरवाइज इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। तो ये इन द नेचर ऑफ परचेज है, क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा नहीं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इन्वेंट्री टू बी टेकन ओवर है 10% वैल्यू। देखो आप बोल रहा है कि इन्वेंट्री को भी 10% कम में लेना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना पड़ेगा 7.5%, यानी एसेट लाइबिलिटीज के वैल्यूज में चेंजेस है। फिर क्या बोल रहा है, equity shareholder of Bio Limited will be issued, equity shareholder of Bio Limited will be issued necessary equity share। कितना सारा इक्विटी शेयर नहीं बोला है, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर मिलेगा वो तो बोल दिया है, लेकिन कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें सफिशिएंट डेटा नहीं दिया हुआ है। लेकिन बोल रहा है 5% प्रीमियम में इशू करेंगे, लेकिन कितना सारा शेयर इशू करेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट पेड, जैसे अभी मैंने निकाला प्रेफरेंस शेयर का कितना अमाउंट देना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस तो पता चल रहा है कि 5% प्रीमियम में, वो तो समझ में आ रहा है कि अगर 5% प्रीमियम में है यानी जो भी शेयर है हरी लिमिटेड का जो कि 10 रुपीज मतलब 15 रुपीज इशू प्राइस होगा, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि 15 रुपीज इशू प्राइस होगा। लेकिन कितना पे करना पड़ेगा वो तो नहीं समझ में आ रहा है ना। ये देखो कितना पे करना पड़ेगा वो तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, जो कि यहाँ पर मिल रहा था कि 10% प्रीमियम के साथ पे होगा, तो यहाँ पर अमाउंट पेड हमें मिल रहा था। तो अगर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे इक्विटी शेयर दे, क्या देना है, कितना देना है और किसको देना है, किसको देना है क्या देना है वो तो पता चल गया, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देना है, बट कितना देना है वो तो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का कौन सा मेथड होगा, ये बोल सकते हो तुम लोग, नेट पेमेंट मेथड होगा कि नेट एसेट मेथड होगा, बोलो। नेट पेमेंट मेथड होगा कि नेट एसेट मेथड होगा।
चलो चैप्टर ही खत्म हो गया, तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो ये जो भी हो, तो ये हम लोग का होगा नेट पेमेंट एसेट मेथड, क्योंकि नेट पेमेंट मेथड में ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, किसको देना है, क्या देना है, कितना देना है, जो कि यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो ये हम लोग का नेट एसेट मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी लेजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। वायु लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, लेजर रेडी करके देना है, नेसेसरी लेजर, एंड शो द एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। हरी लिमिटेड के बुक्स में हमें एक्विजिशन एंट्रीज जो है वो पास करके दिखाना है। सेकंड बोला है ऑल्सो ड्राफ्ट द बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज एट 31 मार्च 2001। और एब्जॉर्प्शन के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगा वो भी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा जो है यहाँ पर नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। तो देखो लेजर क्या क्या होगा, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 10, इलास्ट्रेशन 10 कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन 10 इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड, रियलाइजेशन। अच्छा देखो क्या क्या अकाउंट होगा, देखो हमें वायु यानी कि जो परचेजिंग सॉरी जो कंपनी अपने आप को बेच रही है उसका अकाउंट बनाना है, तो उसका नेसेसरी लेजर क्या होता है, एक तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखा जाता है, जैसे तुम लोग कभी पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट किए हो तो सेम वैसे ही सारे एसेट्स को बुक वैल्यू में राइट ऑफ कर दिया जाता है, फिर ये देखा जाता है कितने में बिजनेस को बेच दिया गया है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने 3 4 काफी सारा क्वेश्चन किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा मेन जो लेजर के अंडर आता है, और एक हो जाएगा कि उनके जो ओनर्स है उनको कैसे पेमेंट करेंगे, यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पर एक हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। फिर और एक अकाउंट बना देते हैं जो कि क्रेडिटर मतलब सॉरी जो कि डेटर मतलब जिनसे पैसा मिलेगा, यानी हरी लिमिटेड अकाउंट, हरी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। नेसेसरी लेजर यही होता है कि हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज करें, हम लोग कैसे सोचेंगे सेलर कंपनी के तरह कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज करें, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, हम लोग के बिजनेस के जो ओनर है उनको कैसे रिलीज किया जा रहा है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को रिलीज किया जा रहा है, और जिनको हम लोग बिजनेस बेच रहे हैं उनका अकाउंट बना लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये अकाउंट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। यहाँ पर हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री, तो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, तो जर्नल एंट्री ज्यादा तो नहीं होगा, एक पेज में मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि वही बिजनेस परचेज का एंट्री करेंगे, क्या क्या टेक ओवर हुआ वो लिखना पड़ेगा, और कैसे करके हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो एक पेज और शायद मुझे और आधा पेज चाहिए होगा, ठीक है, एक पेज और आधा पेज चाहिए होगा, इसमें हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट के लिए तो ज्यादा ही पेज चाहिए होगा, तो एक पेज, बैलेंस शीट तो एक पेज में बन जाएगा, लेकिन उसका नोट्स टू अकाउंट्स, चलो इतना रख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं मैंने कितना पेज छोड़ा है यहाँ पर। जर्नल एंट्री आधा में हो जाएगा, फिर आधा इधर से बैलेंस शीट, और ये नोट्स टू अकाउंट्स, हाँ चलो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट किस चीज का बनाएंगे, देखो वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन का, क्योंकि हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो इलास्ट्रेशन हम लोग का कंप्लीट होने आ रहा है, इसके बाद तो हम लोग जो है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, परचेज कंसिडरेशन। बिना परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किए हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन
ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मैंने पीसी लिख दिया। कौन से मेथड से कर रहे हैं? नेट एसेट मेथड से, क्योंकि नेट पेमेंट मेथड से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिटेल्स तो पता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे पे करना है वो नहीं बताया। अच्छा, नेट एसेट मेथड में क्या होता है, हम लोग नेट एसेट निकालते हैं, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं, ठीक है। अब एसेट में क्या क्या लिया गया है, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि एसेट बुक वैल्यू पे नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो जो चेंजेस हुआ है चेंजेस वैल्यू में आता है, और जो चेंज नहीं हुआ है वो बुक वैल्यू में आता है। अगर सभी बुक वैल्यू में आ जाते तो वो इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता था, लेकिन मर्जर में 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, कोई एक कंडीशन से मर्जर नहीं बनता है, ठीक है, 5 कंडीशन फुलफिल होने से इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। अच्छा, गुडविल लिया है 50,000 का, तो यहाँ पर लिखते हैं, जो भी यहाँ दिख रहा है पहले लिख लेते हैं। देखो, गुडविल, गुडविल लिया गया है कितने का? 50,000 का। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है बिल्डिंग 1,50,000, बिल्डिंग 1,50,000, यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग टेक ओवर हुआ है 1,50,000 से। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या टेक ओवर किया है देखते हैं। बिल्डिंग के बाद जो है मशीन इन्वेंट्री, मशीन इन्वेंट्री दोनों ही लिख लेते हैं, मशीन इन्वेंट्री। अच्छा, मशीन कितने में टेक ओवर हुआ है? मशीन टेक ओवर किया है 160 में। और इन्वेंट्री कैसे टेक ओवर करना है? 10% लेस वैल्यू, ठीक है, 10% लेस वैल्यू। तो इन्वेंट्री देखते हैं, जो सेलर कंपनी है उसका इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है। सेलर कंपनी का इन्वेंट्री, ये देखो, सेलर कंपनी का इन्वेंट्री का वैल्यू है हम लोग का 1,75,000। नहीं, ये ट्रेड रिसीवेबल है क्या? नहीं, इन्वेंट्री है 1,75,000। इसका 10% कम में टेक ओवर करना है, 1,75,000 इंटू 10%। 1,75,000 इंटू 10% इक्वल टू -1,75,000। तो ये आ गया 1,57,500, ठीक है, 1,57,500, ये टेक ओवर हो गया। अच्छा, अब एक बोला था कि डेटर को कुछ प्रोविजंस के साथ टेक ओवर करना है, यानी ट्रेड रिसीवेबल। ये देखो, यहाँ पर बोला है डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है 7.5%। ट्रेड रिसीवेबल जितना भी होगा 7.5% से उसको कम कर लेना। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना था? ट्रेड रिसीवेबल था, ये देखो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में 7.5% हम लोग को करना है कम। 1 लाख इंटू 7.5% माइनस 1 लाख, 92,500, ठीक है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दिया था वो टेक ओवर तो हम लोगों ने दिखा दिया, और देखते हैं क्या एसेट बाकी है। अच्छा, यहाँ से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो, जो बुक वैल्यू पे जाता है बुक वैल्यू पे जाएगा, जो वैल्यू चेंज बोला है वो चेंज्ड वैल्यू पे जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, तो हम लिख लेते हैं कैश 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कोई एसेट बच गया है क्या, हम लोग चेक करते हैं। देखो, इन्वेंट्रीज लिख लिया, ट्रेड रिसीवेबल लिख लिया, करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल था। 4 और 5th नंबर नोट्स पे चलते हैं। 4 और 5th नंबर नोट्स पे जाओगे, देखो 5th नंबर पे गुडविल था, गुडविल टेक ओवर हम लोगों ने दिखा दिया। 4th नंबर पे लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी था, वो भी हम लोगों ने दिखा दिया। लैंड बिल्डिंग और मशीन बोल के तुम लोग चाहो तो प्लांट एंड मशीनरी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें चाहो तो ऐसे ऐड कर लो, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। देखो, सभी एसेट हम लोगों ने दिखा दिया। अब लाइबिलिटीज की तरफ चलते हैं। देखो, लाइबिलिटीज में क्या क्या है? ट्रेड पेबल। जब ट्रेड पेबल हमें कुछ बोला नहीं है कैसे टेक ओवर होगा, तो बुक वैल्यू पे, यानी 80,000, तो यहाँ लेस कर देते हैं लाइबिलिटीज। इसमें ट्रेड पेबल है 80,000।
ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, ट्रेड पेबल के अलावा और क्या है देखते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में पॉइंट नंबर 3 में जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में पॉइंट नंबर 3 में ग्रेचुइटी फंड 20,000, तो ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये भी लाइबिलिटी है क्योंकि ये इम्प्लॉय को देना पड़ता है। ग्रेचुइटी फंड 20,000। ग्रेचुइटी फंड हो गया 20,000। अच्छा, और लाइबिलिटी में क्या है चेक करते हैं। अब तो ये रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल आ गया, जो कि हमारे मर्जर मेथड में तो वहां टेक ओवर मतलब उसका अलग प्रोसेस होता है। खैर यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ हमें सिर्फ लाइबिलिटीज और एसेटी लेना है क्योंकि हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कितना हो रहा है। वही आ जाएगा हम लोग का पीसी। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं 50 और 1,50,000, 2,00,000, 2,00,000, 3,60,000, 3,60,000 प्लस 1,57,500 प्लस 92,500 प्लस 20,000। अच्छा, और ये माइनस हो जाएगा 1,00,000, 5,30,000। ठीक है, 5,30,000। ये हम लोग का बन गया परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, अब ये कैसे हमें पे करना है, क्योंकि कितना परचेज कंसिडरेशन होगा होगा वो तो पता चल गया। वर्किंग नोट 2 में निकालेंगे कि कैसे इस परचेज कंसिडरेशन को हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीसी। ठीक है, कैसे करके पीसी का सेटलमेंट होगा। तो पीसी का सेटलमेंट कैसे होगा, यहां पर लिखते हैं, ये पीछे लिखते हैं, जगह नहीं होगा। whom to pay, what to pay, क्या पे करना है, कैलकुलेशन और अमाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर पे करना है। कितना पे करना है, 1,00,000 का इनका प्रेफरेंस शेयर था, इसको 10% प्रीमियम में पे करना है। ऐसा देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था, मैंने तुम लोग को पढ़ के भी दिखा दिया है। यहाँ पर ये देखो 1,00,000 का 10% प्रीमियम जाएगा। 1,00,000 कहाँ से दिख रहा है, यहाँ देखने से पता चल जाएगा। वायु लिमिटेड का 1,00,000 है, 1,00,000 और 1,00,000 इंटू 10%, यानी ये हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ रहा है 1,10,000। अच्छा, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, कौन सा प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है वो भी चाहो तो लिख सकते हो। वायु लिमिटेड वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हरी लिमिटेड का 9% प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है। 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड, और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड। ठीक है, ताकि तुम लोग को पूरा समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो देखो, वायु लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हरी लिमिटेड का 9% का प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो दिया जा रहा है। और कितना दिया जाएगा, 1,10,000 में। ठीक है, अच्छा, 1,10,000 और एक एक शेयर कितने का, इनका 100 रुपीज करके। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालना है, ये देखो अमाउंट तो यहीं पर निकल गया। ये देखो 1,10,000 देना पड़ेगा। अगर इसमें हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 1,10,000 डिवाइडेड बाई 100 करने से पता चल जाएगा यहाँ पर 1100 नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अगर पता करना है हमें, ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए बता दिए। वैसे तुम लोग को आना तो चाहिए कैलकुलेशन करना, क्योंकि मैंने तो सिखाया है। तो ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इतना सारा होगा। अच्छा, अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है, देखो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड, वायु लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है। क्या पे करना है, देखो यहाँ पर बताया है क्या पे करना है। इक्विटी शेयर ऑफ लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर ही दिया जाएगा। इक्विटी शेयर ऑफ हरी लिमिटेड, ठीक है, हरी लिमिटेड का इक्विटी शेयर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा वो हमें नहीं पता, खुद से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना आया है। टोटल परचेस कंसिडरेशन आया है 5,30,000। ठीक है, जिसमें से 1,10,000 हम लोग कैसे पे करेंगे, 1,10,000 का हम लोग शेयर इशू करके पे करेंगे। तो बचा कितना, तो जो बचेगा वही अमाउंट यहाँ पर आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही किया था, जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीसी निकालना सीख रहे थे। तो 4,20,000 रुपीज का इनको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने बैलेंस करके निकाल लिया। अब कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा वो निकाल सकते हैं। देखो कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा, 4,20,000
डिवाइडेड बाई, अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना है, हम लोग 4,20,000 रुपीज पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को थ्रू इक्विटी शेयर, जो कि 5% प्रीमियम वाला है, यानी 15 रुपीज वाला है। ठीक है, अगर 15 रुपीज होगा तो कितना हो जाएगा, 4 लाख, अच्छा 4,20,000 तो लिखा हुआ था, चलो फिर से लिख लेते हैं, हटा दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 15, तो 28,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 28,000 नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो हम लोग का परचेस कंसिडरेशन निकल के आ गया। परचेस कंसिडरेशन को कैसे सेटल डाउन करना है वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग ये जो है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो अब स्टार्टिंग से हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि मेरा आधा इधर है। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट का रूल्स क्या है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब समझ लो। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है कि जब हम लोग जितने भी हम लोगों के एसेट, हम लोग अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं, तो हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जैसे बुक वैल्यू में दिख रहे थे वो उठा के हमें ऐसे एक अकाउंट में डालना है, मतलब घर खाली करने जैसा। ठीक है, जैसे मान लो कि घर में कुछ हमारे पास, हम लोग जब घर साफ सफाई करते हैं तो उसमें जो भी सामान रहता है उसको खाली करते हैं ना, जैसा है एज इट इज हालत में, वैसे ही क्या करना है, इनको अपना बिजनेस खाली करना है, क्योंकि ये अपना बिजनेस बेच रहे हैं। तो इनके पास जो एसेट जितने बुक वैल्यू पे है, यहाँ से वैल्यू मत देखो, क्योंकि ये तो टेक ओवर कंपनी बोल रहा है कि गुडविल इतने में ले लेंगे बिल्डिंग, लेकिन इनको अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खाली करना है तो जो जहां पर जितने वैल्यू पे दिख रहा है उतने ही वैल्यू पे लिखना पड़ेगा। ये बात मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पीपी पे चलते हैं, फोर्थ नंबर। हम पहले एसेट से स्टार्ट करते हैं। एसेट डेबिट होता है, एसेट चला जाएगा तो क्रेडिट होगा, टू साइड में आ जाएगा। पहले मुझे मिल गया है पीपीई, नोट नंबर 4 में देखते हैं लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा कितना लिखेंगे, जो बुक वैल्यू है, किसका लिखना है, जो कंपनी अपने आप को सेल कर रहा है, यानी वायु लिमिटेड का। तो ये हो गया 1 लाख और 1,50,000, गुडविल हो जाएगा 25,000। यहाँ पर लिख लेते हैं 1,50,000 टू गुडविल, टू गुडविल 25,000 हो गया। ठीक है, अच्छा फोर्थ और फाइव दोनों नोट्स हम लोगों ने लिख लिया, मतलब एसेट का 4 और 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इधर देखते हैं, देखो इन्वेंट्री है। ठीक है, इन्वेंट्री 175, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, टू इन्वेंट्री 175 टू ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री फिर ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, कैश, अच्छा लाइबिलिटी साइड भी देख लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट देखते हैं मैंने सही सही अमाउंट लिखा कि नहीं, जस्ट उसको एक बार चेक कर लेते हैं। एसेट लिख लिया, अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000। अच्छा एसेट सारा लिख लिया, अब लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन में पॉइंट नंबर 3, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, बाई रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, बाई रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड 20,000, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये नोट नंबर 3 से हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद है ट्रेड पेबल 80,000, बाई ट्रेड पेबल 80,000। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट को एक बार गो थ्रू करोगे तो देखोगे ये सारे चीज हमारे बैलेंस शीट से खाली हो गए हैं, ये भी खाली हो गए। ठीक है, बचा क्या है, बचा है हम लोग का ये रिजर्व सरप्लस, जो कि इक्विटी का पार्ट होता है, शेयर कैपिटल। तो चलो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दोनों को लिख लेते हैं, पहले नोट्स में जाते तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट हम लोग का खाली हो जाएगा।
अच्छा, ये भी हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। शेयर कैपिटल में ये देखो, इक्विटी है 3 लाख और प्रेफरेंस है 1 लाख। तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाई शेयर कैपिटल, बाई शेयर कैपिटल 3 लाख। और इक्विटी का मतलब तो सिर्फ इक्विटी नहीं होता है, रिजर्व सरप्लस होता है। तो रिजर्व सरप्लस में 70,000। लेकिन यही वाला चीज जब हम लोग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से करते हैं तब लेकिन रिजर्व सरप्लस जो है हम लोग का यहाँ पर जो है वो इक्विटी के साथ वो फुल्ली टेक ओवर होता है, पूरा पूरा बैलेंस शीट टेक ओवर होता है एक्सेप्ट इक्विटी शेयर। वो मेरा पूरा समझाया हुआ है एक बार, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो एक बार। देखो, जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा, मैंने एक बार जो है उसे रिजर्व सरप्लस लिख दिया था। रिजर्व सरप्लस नहीं, जो रिजर्व का नाम दिया हुआ होगा वो लिखना चाहिए। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा 70,000, ठीक है। ये इक्विटी शेयर होल्डर का पेएबल अमाउंट होना चाहिए। और प्रेफरेंस शेयर का देखते, प्रेफरेंस शेयर का बोल रखा है बाई ये वाला 1 लाख, ठीक है, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। अच्छा, अब हम लोग जो एंट्री देखे हैं वो मतलब जो एंट्री होता है वो रीड करेंगे। जैसे कि हम लोग का एंट्री क्या होता है, यहाँ पर देखो हम लोग बिजनेस, ये जो है ये किसके बुक्स में हो रहा है, वायु लिमिटेड जो अपने आप को सेल कर रहा है। तो वो हरी लिमिटेड से पैसा लेगा, तो वो एंट्री क्या करेगा, हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट बोल के एंट्री करेगा, ठीक है। हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जो है रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, तो क्या हो जाएगा, बाई हरी लिमिटेड, बाई हरी लिमिटेड, हरी लिमिटेड बोल के परचेस कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 5,30,000, ठीक है। बैलेंस शीट खाली हो गया, परचेस कंसिडरेशन हम लोगों ने लिख लिया। अब परचेस कंसिडरेशन कैसे रिलीज हो रहा है उसको लिख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे करेंगे, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, ये देखो कैसे रिलीज होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे करेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर 1,10,000 का। तो इसी चीज को मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दे रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा। क्या पे कर रहे हैं, कैश पे करने से कैश होता है, हम लोग दे रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड, ये लिखने से ही हो जाएगा, जो कि 1,10,000 का है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो था 1 लाख का, लेकिन पे किया गया है 1,10,000। तो ये बैलेंस अमाउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, बाय रियलाइजेशन बोल के लिखते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है, पेमेंट लेते वक्त इनको प्रॉफिट हुआ, 1 लाख की जगह इन्हें 10% प्रीमियम दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000 और इसको हमें लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा हम लोग का 10,000। और इसको हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल के, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, या फिर बोल सकते हो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के वजह से ही प्रॉफिट हुआ है 10,000, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी शेयर होल्डर को रिलीज करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, देखो इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू तो हो रहा है 3,70,000, लेकिन इनको हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं। टू इक्विटी शेयर ऑफ हरी लिमिटेड, कितने का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है कितने का इक्विटी शेयर दे रहे हैं। यहाँ पर 4,20,000 का, ठीक है। तो 4,20,000 का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन इनका टोटल वैल्यू था 3,70,000, तो इनको भी ज्यादा पेमेंट किया गया है, तो इनका भी प्रॉफिट है 4,20,000, 4,20,000, 50,000 टू, सॉरी, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। 50,000 इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, टू ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000, ठीक है। अब देखो एक एक करके अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, जिसमें से ये दो अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया है। अब हरी लिमिटेड को हम लोग लिख लेते हैं। हरी लिमिटेड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये वाला एंट्री हमें पोस्ट करना चाहिए। ये देखो हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन के लिए टू रियलाइजेशन 5,30,000। तो हरी लिमिटेड से इनको मिलेगा 5,30,000। अब कैसे मिलेगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के थ्रू से। तो हम लोग लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर बाई प्रेफरेंस शेयर, बाई
9% प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हो जाएगा 4,20,000 और ये हो गया हम लोग का 1,10,000। ये परचेस कंसिडरेशन को ऐसे रिलीज करना पड़ेगा, तो हो गया 5,30,000। 5,30,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला पूरा का पूरा हम लोग का हो गया है क्लोज। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो इसे क्लोज कैसे कर सकते हैं, पहले इसका टोटल करेंगे, दोनों साइड जो है मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी एसेट लाइबिलिटीज है उसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया है, और परचेस कंसिडरेशन क्या ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट है वो भी दिखा दिया। देखो प्रॉफिट कब होता है, जो देना है उससे अगर हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, मतलब हमें अगर ज्यादा मिल रहा है, तो देखो हम लोग क्या क्या दे रहे हैं। हम लोग का बुक वैल्यू का अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है, 1,00,000 है, 1,50,000 है। एसेट का वैल्यू बोल रहे हैं 25,000 और 1,75,000, ठीक है। फिर प्लस 1,00,000, 5,50,000 और यहाँ पर 20, मतलब 5,70,000। देखो इसको समझो, ये क्या है, टोटल 5,70,000 का हम लोग दे रहे हैं एसेट, ठीक है। और लाइबिलिटीज कितने का हो रहा है, 20 और 80, 1,00,000, ठीक है। तो 1,00,000 अगर माइनस कर देते हैं तो बेसिकली हम लोग का 4,70,000 का हम लोग एसेट दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर, मतलब हम लोग उसके बदले कितना ले रहे हैं, 5,00,000। 4,70,000 के बदले हम लोग ले रहे हैं, ये देखो 4,70,000 के बदले हम लोग ले रहे हैं 5,30,000, ठीक है। 5,30,000 हम लोग का प्रॉफिट 4,70,000 के बदले 60,000 एक्स्ट्रा, वही 60,000। देखो एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि वही प्रेफरेंस और इक्विटी को ज्यादा दिया जा रहा है, वही हमारा यहाँ पर 60,000 दिख रहा है। तो दोनों साइड मैच करोगे ना तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आया था 5,70,000, 5,70,000 प्लस हो गया 10, 5,80,000, 5,80,000 प्लस 50, 6,30,000, ठीक है। फिर यहाँ पर इधर भी हो जाएगा 5,30,000 और ये 20 और 10, 1,00,000, 6,30,000, ठीक है। तो मैच हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट में तो कोई बैलेंस नहीं आता है, वो इस तरीके से मैच हो जाता है, एसेट लाइबिलिटी और जो हम लोग पे कर रहे हैं, ये वाला बन गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और परचेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और ये जो हरी लिमिटेड है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो परचेजिंग कंपनी है उसके बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, तो ये बिजनेस परचेज करे तो सबसे पहला एंट्री होता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलर कंपनी या वेंडर कंपनी, लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड। अच्छा, कितना जो है परचेज कंसिडरेशन था, 5,30,000, ठीक है। हम नैरेशन नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग नैरेशन लिख लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। नैरेशन और नहीं लिख रहे, इसमें टाइम चला जाएगा। तो ये बीइंग परचेज कंसिडरेशन, बीइंग बिजनेस टेकन ओवर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ये 5,30,000 दिया है, बदले में क्या क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी चीज हम लोगों ने टेक ओवर किए। देखो यहाँ जब परचेस कंसिडरेशन बना रहे थे तभी तो लिखा था ना, यहाँ से ही कर सकते हैं। गुडविल 50,000 का, बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट मशीनरी 1,60,000, इन्वेंट्री 1,57,500, ट्रेड रिसीवेबल 92,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000। ये सारी चीज हमें यहाँ पर लिख देने चाहिए कि एसेट के तौर पर हम लोग क्या क्या टेक ओवर किए हैं, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो ये मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बिल्डिंग हो जाएगा 50, सॉरी गुडविल 50,000, बिल्डिंग था 1,50,000। अच्छा, मशीन 1,70,000, 60 था शायद, 1,60,000। एक बार देख लेते हैं मशीन कितने का था, मशीन था 1,60,000। अच्छा, इन्वेंट्री 157,500, ट्रेड रिसीवेबल 92,500 और कैश 20,000। अच्छा, तो इन्वेंट्री 1,57,500, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000,
बैंक अकाउंट मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, और लाइबिलिटी में ग्रेचुइटी है और एक ट्रेड पेबल है 20 और 80,000 का। टू रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, ये हम लोग का 20,000 का था। अच्छा, ट्रेड पेबल 80,000। अच्छा, मैंने ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा है, 1 लाख लिखा है। यहाँ पर प्रोविजंस क्रिएट करके आया था 90 to 500। देखो दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग 1 लाख लिखते हैं तो प्रोविजंस अमाउंट को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, या फिर नेट करके 90 to 500 लिखना पड़ेगा। कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लाख लिख दिया है तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो जाएगा, इस पे 7.5% करके 7,500 आया था। ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों को नेट करके यहाँ पर 90 टू जितना आया था ना 90 to 500, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी एक तरीके से किया जा सकता है। टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज 5,30,000। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा कि हमारा कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं। अगर एक्स्ट्रा मतलब अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है कि कम पे किया है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग के पास एसेट आया 150 और 50, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3,60,000 प्लस 1,57,500 प्लस 1,20,000, 6,37,500, 6,37,500। 1 लाख ये हो गया 6,30,000 प्लस 7,500, 6,37,500। देखो एकदम एग्जैक्ट हो रहा है, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग का एसेट आया था 6,37,500, उसके बदले हम लोगों ने लाइबिलिटी भी उनको कितना दिया था, 20,000 का लाइबिलिटी, 80,000 का लाइबिलिटी, और एक था हम लोग का 7,500 का लाइबिलिटी। मतलब नेट एसेट था 5,30,000, हम लोगों ने लिया भी, मतलब इन्होंने परचेज भी किया है 5,30,000 से। मतलब बिजनेस का जो डीलिंग्स हुआ है, ना तो उसमें कोई प्रॉफिट है ना तो उसमें कोई लॉस है। प्रॉफिट होने से इस केस में गुडविल लिखते हैं, और अगर सॉरी प्रॉफिट होने से कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, अदरवाइज गुडविल लिखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस परचेज है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या लिखना पड़ता है, हम लोगों ने लिख दिया बिजनेस परचेज किया, परचेज करते क्या क्या हमें मिला। अब जो रिलीज किया है हम लोगों ने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किस तरीके से, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,30,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखो अब पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया उसका बेनिफिट क्या है। देखो हम लोगों ने कितने सारे शेयर इशू किए हैं, 1,100 शेयर इशू किए हैं। देखो 1,100 शेयर इशू करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी को शेयर कितना पैसा पे करना है, 1,10,000, लेकिन मैंने प्रेफरेंस शेयर जो दिया है उसका वैल्यू कितना करके, प्रेफरेंस शेयर मिला है वायु लिमिटेड वालों को, हरी लिमिटेड वाला जो कि 100 रुपए वाला था, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,10,000। ये मत सोचो कि ये प्रीमियम वैल्यू में होगा, ये 110 नंबर ऑफ शेयर्स आया, क्योंकि देखो हमें किसी को पे करना है कितना, 1,10,000, और बदले में उसे हमें 100 रुपए का एक शेयर देना है। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि वो पेएबल अमाउंट एट प्रीमियम है, इशू एट प्रीमियम नहीं है। इशू प्रीमियम में होने से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिकॉर्ड होता है, पेएबल अमाउंट प्रीमियम में होने से वो तो हमारा लॉस है। ठीक है, अच्छा अब इक्विटी शेयर कितना सारा इशू करना पड़ेगा, देखो मैंने इसीलिए यहाँ पर निकाल लिया था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने सारे हो रहे हैं, 28,000 हो रहा है। ठीक है, 28,000 इक्विटी शेयर इंटू 10, और यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम हो जाएगा हम लोग का 28,000 इंटू 5। चेक करते कितना होता है, 1,40,000 हो गया। अच्छा रुको एक सेकेंड, यहाँ पर कैलकुलेशन ये वाला शायद कुछ गलत हो गया। 4,20,000 था, 4,20,000, और प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी शेयर कितना करके था, चेक कर। इक्विटी शेयर ऑफ बायो लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम। इशू तो 5% प्रीमियम में होगा, और इक्विटी शेयर का वैल्यू इनका कितना था वो एक बार चेक कर लेते हैं।
इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाला था, मतलब 15 ही हो रहा है, 15 ही हो रहा है। अच्छा, पे कितना करना पड़ेगा? 4,20,000, वो तो हमारा बैलेंस करके आ रहा है। 4,20,000 पे करना है, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 15। ये तो मेरा 28 आ रहा है, 28,000, 28,000 इंटू 5 और 28,000 इंटू बाकी अमाउंट, यानी कि 10। इसका एंट्री 28,000 नहीं आएगा क्या? 4,20,000 नहीं, 28,000 ही तो आना चाहिए। 5,20,000 करके है हम लोग का। यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ क्या हुआ था, तो यहाँ पर कैसे करके रिलीज हो रहा है। यहाँ तो ओवरऑल लिखा हुआ रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग दे रहे हैं 4,20,000 और हम लोग का शेयर बोला है 15 रुपीज प्रीमियम वाला है। इक्विटी शेयर होल्डर बाय लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर ऑफ एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम वाला जितना नेसेसरी इक्विटी शेयर होगा उतना देना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी कैश पेमेंट करना है हमें इक्विटी शेयर पे करना है, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10 करने से तो 42,000 आ जाएगा, लेकिन मेरा तो शेयर प्रीमियम वाला बोला है। एक सेकंड, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5% प्रीमियम। अच्छा देखो, 5% 15 थोड़ी ना हो रहा है, तुम लोग भी नहीं बोल रहे, इसीलिए गलत हो रहा है। 10 इंटू 5% करने से हम लोग का, ये देखो 10 इंटू 5% करने से तो मेरा आ रहा है 0.5 ना, तो ये 15 थोड़ी ना होगा, प्लस 10 यानी ये मेरा हो जाएगा 10.5, इसीलिए मिसमैच हो जा रहा है। 4,20,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ही होगा, लेकिन 10.5 है, तो ये 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। ठीक है, वो गलत हो गया था। ये देखो 5% प्रीमियम, शेयर 10 रुपीज वाला है, तो 10 के ऊपर मैंने क्या किया, 5 रुपीज लगा दिया, इसीलिए गलत हो रहा है। तो 40,000 होगा। ठीक है, अच्छा हुआ एंट्री दिया हुआ था, नहीं तो समझ में ही नहीं आता। ये देखो 40,000 इंटू हो जाएगा 10 रुपीज और 40,000 इंटू हो जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये मेरा हो गया 4 लाख और इधर हो जाएगा 20,000। ठीक है, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 20,000। तो इस तरीके से पेमेंट हो गया। अच्छा, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि एंट्री करने बोला था। अब बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए। ओ अच्छा, हाँ देखो मैंने फिर 5 लिख दिया, सही बात है। 0.5 या 0.05 हो रहा है, 0.5 हो रहा है ना। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा बैलेंस शीट। किसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन के बाद, क्योंकि देखो किसका बैलेंस शीट रहेगा, जो हरी लिमिटेड है उसी का। बायो लिमिटेड का तो बैलेंस शीट खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसने तो रियलाइजेशन अकाउंट खोल के सारे बैलेंस शीट के आइटम को खत्म कर दिया, उसको बेचना है, अपना बिजनेस खत्म तो करना ही पड़ेगा। बैलेंस शीट ऑफ हरी लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ हरी लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज एट 31st of March 31st of March 2001। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले तो रहेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये नॉर्मल बात है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। फिर आ जाता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व
एंड सरप्लस। ठीक है, इसका नोट बनेगा क्योंकि इसमें चेंजेस हुआ है, रिजर्व सरप्लस में भी चेंजेस हुआ है, इसका नोट भी बनेगा। अच्छा, और क्या होगा, ये हम लोग अब बैलेंस शीट देख लेंगे कि क्या क्या आइटम इनका अवेलेबल था, उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, तो देखते हैं रिजर्व सरप्लस। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था। ठीक है, तो जिसमें देखो हरी लिमिटेड का प्रोविजंस है तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वायु लिमिटेड का खत्म है, हरी लिमिटेड का तो है, तो ये लिख लेते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेंट लाइबिलिटी, अच्छा करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल। ठीक है, यहां लिख लेते हैं ट्रेड पेबल। ठीक है, इसका भी नोट बना लेंगे क्योंकि इसका ट्रेड पेबल इसने टेक ओवर कर लिया, तो इसका टोटल 130 और 80,000 मिला के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एसेट साइड लिखेंगे। एसेट, एसेट में पहला हो जाएगा नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मैंने ना पीपीई लिख दिया, तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो पूरा लिखना। पीपीई था यहाँ पर, मुझे याद है, और था इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट। करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज था, ट्रेड रिसीवेबल था और कैश था। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, एक बार देख लेते हैं सही लिखा मैंने। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें भी नोट बन जाएगा। यहाँ पर था हम लोग का नोट नंबर 4। इसके बाद ये बन गया 5, 6, 7, 8 और 9। अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहले इक्विटी शेयर का इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे कि हरी लिमिटेड का कितना इक्विटी शेयर था। तो हरी लिमिटेड का इक्विटी शेयर था 10 लाख, मतलब 10 से डिवाइड कर देने से हो जाएगा 1 लाख। तो हरी लिमिटेड का 1 लाख इक्विटी शेयर था। ठीक है, और वायु लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर थे उनको कितना इक्विटी शेयर दिया गया, 40,000। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने चेक किया ना, जो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, 40,000। तो 1 लाख प्लस 40,000, तो हरी लिमिटेड का कितना इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, उसका खुद का पहले से 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था, और वायु लिमिटेड वाले इक्विटी शेयर होल्डर को दिया है उसने जो है 40,000 का इक्विटी शेयर। ठीक है, तो टोटल 1,40,000 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 1,40,000 इक्विटी शेयर, 1,40,000 ऐसे करके आया इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आउट ऑफ दिस 40,000 इक्विटी शेयर issued, consideration other than cash, consideration other than cash, other than कैश। मतलब देखो, जब भी
ये एमलगमेशन का बात नहीं है। जब भी अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर हम लोग क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिकली भी, अगर हम लोग का कोई भी शेयर इशू कर रहा है, जैसे कि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन कैश नहीं मिल रहा है, विदाउट कैश मतलब किसी और रीजन से इशू कर रहे हैं जिसमें हमें कैश नहीं मिलने वाला, तो वो हमें हमेशा आइडेंटिफाई करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,40,40 इंटू 10,000, यानी ये हो गया हम लोग का 14 लाख। अब हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे हटा देते हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अच्छा नहीं ठीक है, ये रहने दो। फिर प्रेफरेंस शेयर का लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अच्छा, इनका पहले देखते कितने सारे प्रेफरेंस शेयर थे हरी लिमिटेड का। हरी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर था 9% वाला, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 से ये डिवाइड करने से 2 जीरो हट गया, 1000। ठीक है, पहले से था 1000। अच्छा, और प्रेफरेंस शेयर कितना इशू हुआ है? 110, 110। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। अच्छा, ये 110, एक मिनट, ये 110 आ रहा है कि 1100 आ रहा है? 110 इंटू 100 मतलब 1 2 3 4 जीरो, और ये 11 हो गया, 1,10,000। एक सेकंड, इसको भी हम एक बार चेक करते हैं कहीं जीरो में गलत तो नहीं हुआ है। 100 रुपीज से डिवाइड किया है मैंने, तो 2 जीरो हटने से 1100 होगा। अच्छा, 1100 है, मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पर? 1100 होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू होगा। मैंने एक जीरो ना यहाँ पर, वहां ठीक ही है, यहाँ कम लिख दिया है बाई चांस। इंटू 100 मतलब 1,10,000। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पर 2 जीरो हटने से 1100 आ गया, 1100 इंटू 100, 1100 इंटू 100, 1,10,000 ही आएगा। ठीक है, 1100 इंटू 100 करने से ही 1,10,000 आएगा, 1100 इंटू 100 करने से ही 1,10,000 आएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है, एक जीरो कम लिखे थे तो अब इसको यहाँ पर ठीक कर लेते, वो देख के लिखा तो मैंने भी यहाँ पर एक जीरो बाई चांस कम हो गया है, तो जीरो कर देते हैं एक। हाँ, तो ये टोटल करने से हो जाएगा 2,100। ठीक है, 2,100, 9% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, out of out of these out of these 1,100 shares issued consideration other than cash shares, नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, issued consideration other than cash, consideration other than cash, other than cash। तो ये हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 और 14 लाख मतलब 16,10,000। ये वाला यहाँ पर लिख देंगे 16,10,000। ये देखो, ये यहाँ पर आ जाएगा 16,10,000। अब लिखना पड़ेगा रिजर्व सरप्लस। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में देखते हैं क्या क्या था। इनका था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दोनों का, एक का 70,000 और दूसरे का भी है 70,000। लेकिन जनरल रिजर्व यहाँ पर हम लोग वाई लिमिटेड का नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करे उसके साथ हम लोग जो है वहां पर एड ऑन करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस इन द नेचर ऑफ मतलब
परचेज है, ठीक है। बिजनेस परचेज जो है ये इन द नेचर ऑफ परचेज है, इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, ठीक है। मर्जर में क्या होता है, रिजर्व सरप्लस को यहाँ बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो ये हमारा 70,000 ही है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि ये देखो, हम बता देते हैं, हम लोग जब इक्विटी शेयर होल्डर ले रहे हैं तभी तो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का पेमेंट के टोटल में ही इक्विटी शेयर होल्डर आ जा रहा है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर में काउंट हो रहा है, तो इसको हमें यहाँ पर रिजर्व में नहीं दिखाना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अब क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हरी लिमिटेड लेना पड़ेगा। जनरल रिजर्व ऑफ हरी लिमिटेड हम लोग का है 70,000, ठीक है। अच्छा, और क्या रिजर्व बना वो देख लेते हैं। इनका शेयर इशू करके बना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ऑफ हरी लिमिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम बना था शायद 20,000, ये देखो 20,000, और कोई रिजर्व नहीं था, तो 20,000 और 70,000 टोटल हो गया हम लोग का 90,000, 90,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 90,000। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देखते हैं क्या है, ग्रेचुइटी फंड है, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये टेक ओवर हुआ है, 50 पहले से था और 20, तो ग्रेचुइटी फंड, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड ऑफ एच लिमिटेड मतलब हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड, 50 + 20 ऐसे करके लिख देते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन को मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, एक ही लाइन में लिख दिया 70,000। अच्छा, इसके बाद ट्रेड पेबल, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दोनों का ऐड करके लिख देंगे। ये देखो ट्रेड पेबल, ये तो रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल ये देखो 1,30,000 और 1,80,000, यहाँ पर ऐसे लिख देते 1,30,000, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे, तुम लोग लिखोगे तब लिख देना हरी लिमिटेड का ऐसे, एच लिमिटेड, वी लिमिटेड नीचे नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते 130 और 80,000, 2,10,000। अच्छा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,10,000 और 90,000, 90,000 और 2,10,000 मेरा हो जाता है 3,00,000, 3,00,000, और यहाँ पर हो गया 3,70,000 और 10, 80, 3,80,000 और 16,00,000, 3,80,000 और 16, 19,80,000 होगा। एक बार देख लेते हैं कितना हो रहा है, 19,80,000, ठीक है, मैच हो रहा है, 19,80,000 ये टोटल करने से आ गया। अच्छा, अब हमें एसेट साइड को पूरा करना पड़ेगा। एसेट साइड में सबसे पहले है पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, इसी में मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि पीछे मेरा दूसरा नोट्स आ गया है। नोट नंबर 5, पीपीई। अच्छा, पीपीई में लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग कितना होगा, लैंड बिल्डिंग हो जाएगा यहाँ पर 3,00,000 और 1,00,000, 4,00,000। लेकिन इसका टेक ओवर कितने में हुआ था उसी वैल्यू में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अपने बुक्स में उसी में रिकॉर्ड करेगा जितने में वो परचेस किया था, तो खुद का एसेट तो जैसा है वैसा ही दिखेगा 3,00,000, और ये जो बिल्डिंग है ये कितने में टेक ओवर हुआ था यहाँ दिखेगा 1,50,000 में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में वही वैल्यू लिखेगा ना जो उसका बुक वैल्यू है, और उसका बुक वैल्यू कितना है जितने में खरीदा है। हम लोग अगर कोई एसेट खरीदते हैं तो परचेस प्राइस में ही ना उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,50,000। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी, खुद का प्लांट एंड मशीनरी 5,00,000 का था, और जो सेलर कंपनी उसका प्लांट एंड मशीनरी को लिया गया था 160 में, 160, तो 6,60,000 हो गया। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसके बाद लिखेंगे गुडविल। अच्छा, वो तो इंटेंजिबल में आएगा, पीपी में तो नहीं आएगा। चलो, पीपी बन गया हम लोग का टोटल
11,10,000, ठीक है। पीपी बन गया 11,10,000, यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट लिखते हैं, नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट, जिसमें है गुडविल। अच्छा, गुडविल कितना है? 50,000 खुद का गुडविल है, और इसका गुडविल टेक ओवर किया है 50,000 में, यानी 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख। अच्छा, फिर इन्वेंट्री, नोट नंबर 7, 8, 9, 3 नोट बनेगा। नोट नंबर 7, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में देखते हैं इन्वेंट्री कितना था। खुद का इन्वेंट्री और ये इन्वेंट्री दूसरे वैल्यू में टेक ओवर हुआ है, ठीक है। तो 2,50,000 खुद का इन्वेंट्री है, और सेलर कंपनी का इन्वेंट्री लिया गया है 157,500 पे, 157,500 पे। तो ये टोटल करने से आ जाएगा इन्वेंट्रीज का, ये कितना हो रहा है, 2,50,000 प्लस 157,500, तो ये हो रहा है 4,07,500, 4,07,500। नोट नंबर 7 हो गया। नोट नंबर 8, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल खुद का कितना है? 2 लाख, और इनका ट्रेड रिसीवेबल कितने में लिया गया है? प्रोविजंस लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, ये ब्रैकेट में लिख दिया एच लिमिटेड का, और यहां पर लिख देते हैं वी लिमिटेड का कितना है? ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, 1 लाख, और लेस कर देंगे पीबीडीटी, प्रोविजन 7.5%, मतलब 7,500, यानी ये हो गया 2 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा 92,500, 2,92,500। ये है वी लिमिटेड का, तो 2,92,500। अच्छा, 2,92,500, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल, 2,92,500, और इन्वेंट्रीज कितना होगा? 4,07,500, 4,07,500। बचा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको लिखना पड़ेगा, एक ही नोट है, बन जाएगा यहीं पर। नोट नंबर 9, नोट नंबर 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना कैश था? 50,000 था खुद का कैश, कैश खुद का 50,000 था, और इनका कैश टेक ओवर किया गया है 20,000, बस, और तो कुछ कैश पेमेंट रिसिप्ट कुछ नहीं है, 70,000 कंप्लीट, यहाँ पर लिख देंगे 70,000, और अब टोटल करके देखेंगे कितना आ रहा है। 4,07,500 प्लस 2,92,500 प्लस 70,000 प्लस 11 और 1, 12,10,000, 19,80,000, 19,80,000, ठीक है। दोनों साइड मैच हो गया। बैलेंस शीट बनाने में जो टाइम लगता है, नहीं तो बैलेंस शीट बनाना आसान है, लेकिन नोट्स ऐसे प्रेजेंटेशन मत करो, नीचे नीचे लिख के ही करना, वो ज्यादा देखने में अच्छा रहता है, एक्यूरेट भी होता है, और किसका कौन सा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग वी लिमिटेड में, जैसे मैंने लास्ट दिन क्वेश्चन करवाया था ना, वहां पर तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से मैंने बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, ये अच्छा प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, मेरा इधर ये वाला वर्किंग नोट आ गया, मुझे नहीं समझ में आया कि और एक पेज रखने से अच्छा होता, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। बाकी तुम लोग ऐसा प्रेजेंटेशन करोगे जो लास्ट दिन किया था, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
अच्छा ये वाला बन गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इलास्ट्रेशन का 11 वाला, जो कि छोटा है क्वेश्चन इसके हिसाब से। ये देखो, यहाँ पर हम लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर इसके पहले हम लोगों ने किया है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। तो देखो क्या बोला है, the following are the balance sheet of A Limited and B Limited as at 31st March 2001। 31st March 2001 का इनका जो है बैलेंस शीट दिख रहा है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, सभी में नोट्स बने हुए देख लेंगे। दो कंपनी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ट्रेड पेबल में नोट्स नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा ये सभी लेकिन इन थाउजेंड, मतलब ये है 2000 मतलब बेसिकली ये हो जाएगा 3 और 3 6 जीरो, मतलब ये 20 लाख है। 20 लाख 10 लाख ऐसे करके डेटा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व सरप्लस में एक नेगेटिव वैल्यू है। आगे देखते हैं, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पर दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब में नोट नहीं है। नोट किसका था, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स बना हुआ, इक्विटी शेयर दिया हुआ है दोनों का कितना कितना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये जो बी लिमिटेड है ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पॉइंट आएगा, वो भी पढ़ने से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ देखो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। 800 जिसका लॉस चल रहा है, 800,000 मतलब बेसिकली 8 लाख। फिर बोल रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग, 10% डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पर बी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ने जो है एक्वायर किया है ए लिमिटेड का बिजनेस। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर वॉज अप्रूव। ठीक है, मतलब मर्ज हुआ है, तो बोल रहा है कि मर्जर का जो स्कीम है वो दिया है। बैंक एग्री टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड। बैंक ने क्या किया है, देखो क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो बैंक ने क्या किया है, इसके लोन से 60,000 का लोन इसे वेव्ड ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने, कि और नहीं देना पड़ेगा, छोड़ दिया है कि जाओ तुम्हें और 60,000 नहीं देना पड़ेगा। तो इनका लोन कितना था, 450,000। इसके पीछे तो 3 जीरो है, जिसमें से 60,000 का लोन जो है बैंक ने माफ कर दिया। ठीक है, इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर 10 पर शेयर एंड देन कंसोलिडेटेड 10 सच शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब छुट्टा करवाना। ठीक है, बी लिमिटेड ने क्या किया है, पहले एक शेयर जो 10 रुपए वाला की कर दिया है, तो बी लिमिटेड का पहले शेयर कितना था, एक शेयर 100 रुपीज वाला था, उसके बदले भी एक शेयर कर दिया है 10 रुपीज वाला, मतलब 100 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का 10 नोट होना पड़ेगा। ठीक है, वही कंसेप्ट में फिर क्या किया है, सच शेयर इंटू 1 शेयर ऑफ 100 इच, फिर न्यू शेयर इसमें बनाया। मतलब पहले क्या किया, 100 के शेयर को, 100 का एक शेयर था उसको बनाया 10 का एक शेयर में, मतलब कैपिटल को बराबर रखने के लिए यहाँ पर 10 रुपए का 10 शेयर, यहाँ 100 रुपए का एक शेयर। उस इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिट कर देना। देन कॉन्सोलिडेटेड, फिर इसे कॉन्सोलिडेट किया, ये तो स्प्लिट हुआ। ठीक है, फिर मतलब इसको पहले छुट्टा करवा लिया, फिर बोल रहा है कि कॉन्सोलिडेट किया है 10 सच शेयर, 10 ऐसे शेयर में इंटू 1 शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब फिर से 10 रुपए के शेयर को 1 रुपए का एक 100 रुपए वाला शेयर बना दिया है। ठीक है, मतलब एक बार स्प्लिट फिर कॉन्सोलिडेट किया। ठीक है, अच्छा ये दोनों एंट्री हमें करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए लिमिटेड। बोल रहा है कि ए लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर है उनको दिया जाएगा एक शेयर बी लिमिटेड का, इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में किसी के पास अगर 1 शेयर है तो उसे बी लिमिटेड में एक शेयर मिल जाएगा एक्सचेंज में, ये चीज बोला है। ये हमें परचेज कंसिडरेशन बता है। फिर बोल रहा है ट्रेड पेबल ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 100,000 पेबल टू ए लिमिटेड। बोल रहा है कि बी लिमिटेड का जो ट्रेड पेबल है वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड्स कर रहा है 100,000 पेबल, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ये दोनों बिजनेस मर्ज होने के पहले ये एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर थे, तो हमें 100,000 का कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किया था। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। बस हमें एक जर्नल एंट्री करने बोला है बी लिमिटेड के बुक्स में, और जो है बैलेंस शीट बनाने बोला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, इलास्ट्रेशन 11।
इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। पर्टिकुलर्स डेट, पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। बी लिमिटेड को सबसे पहले क्या किया है, बैंक ने उसका लोन माफ कर दिया है, तो उसके लिए क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट है, तो लोन खत्म हो गया, तो एंट्री क्या होगा, लोन खत्म हो गया। ये एंट्री कब हो रहा है हम लोग का, 31 मार्च को हो रहा है, ठीक है। लोन, अच्छा ये 31 मार्च ईयर क्या था, मैंने 2001 लिख दिया। वही था। तो यहाँ पर हो जाएगा लोन फ्रॉम बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक का लोन खत्म हो रहा है। लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 60,000 टू कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो एमलगमेशन में ये वाला पॉइंट भी हमारा मिक्सड अप है, तो इसका नरेशन याद होगा तुम लोग को, बीइंग लोन वेव्ड ऑफ। देखो अगर इसका ये भूल गए हो तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर को चेंज किया है। देखो बी लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर को 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर को 100 रुपए का एक शेयर में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री क्या होगा, पीछे लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले कितना शेयर था, देखो पहले शेयर था बी लिमिटेड के, यहाँ जाते हैं, ये देखो क्या पहले था 1000 शेयर, 100 रुपए का एक, यानी 100 से डिवाइड कर देने से 10 इंटू 1000, मतलब 10 नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ 1000 करके था, सॉरी 100 करके था, तभी तो हुआ 1000,000। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1000, ये हम लोग का कौन सा है, ओल्ड वाला। अब न्यू कैसे ट्रांसफर किया गया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक शेयर अभी कर दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहले 100 रुपीज का था, अब क्या करने बोला है, 10, ये देखो बी लिमिटेड विल रिड्यूस, अच्छा इसने पहले रिड्यूस किया है इसके शेयर्स को, मतलब ये रिडक्शन इन शेयर्स कैपिटल है। रिड्यूस शेयर टू ₹10, मतलब ये 100 वाला हो चुका है ₹10 वाला शेयर, ठीक है। बस यहां तक पहले हमें एंट्री करना पड़ेगा, एंड वाला उसके बाद करेंगे, कॉन्सोलिडेट वाला, ठीक है। ये जो है छुट्टा नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहले जो शेयर 100 रुपए का था उसे रिड्यूस करके 10 रुपीज में ट्रांसफर किया है, नंबर ऑफ शेयर्स का कोई चेंजेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, टू कैपिटल रिडक्शन कितना हो जाएगा, 10 शेयर्स पे 90 रुपीज करके, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 900, ठीक है, 900 हो जाएगा। तो इसका नैरेशन लिख लोगे, ठीक है, ऐसे करके, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे होगा, बीइंग equity shares reduced to rupees, being equity share reduced to ₹10 from 100, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें बोला है, अब देखो नेक्स्ट ये एंड के बाद, देन कॉन्सोलिडेट 10 सच शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच। इसके बाद क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कॉन्सोलिडेट करने का मतलब है कि जैसे मेरे पास 10 रुपए का अगर 10 नोट है, उसको मैंने 100 रुपए का एक नोट कर लिया, मतलब मैंने अपना पैसा कम नहीं किया, मेरे पास पहले भी 100 रुपए था, अब भी 100 रुपए था, पहले मेरे पास 10 रुपए का 10 नोट था, अभी एक नोट रहेगा 100 रुपए वाला। कॉन्सोलिडेट मतलब कम कर लेना, कॉन्सोलिडेट 10 सच शेयर्स, ऐसे 10 शेयर्स को 1 शेयर्स ऑफ 1000 ईच कर लिया है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, 10 शेयर को, पहले के 10 शेयर को क्या कर रहा है,
इंटू 1 शेयर, 10 शेयर के बदले 1 शेयर कर रहा है। अभी 1 शेयर कितने का कर रहा है? 1 शेयर कर रहा है 100 रुपए का, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 रुपीज का कैपिटल रहेगा। और पहले 10 शेयर कितना करके था? ये देखो, ये तो ओल्ड था, ये हम लोग का न्यू हुआ। अब ये न्यू वाले से यहाँ पर आ रहा है, तो पहले हम लोग का 1 शेयर 100 का था और नए में कितना हो गया? 10। फिर उस 10 शेयर का ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मतलब ये तो मेरा कैंसिल हो जा रहा है, इसके बदले ये हो रहा है, पहले 10 शेयर 100 रुपए का था, अब 10 शेयर हो गया है 10 रुपए का। अब वो 10 शेयर 10 रुपए वाले का हमें क्या करना है? 1 शेयर 100 रुपए का बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 100 हो गया। तो इसमें मेरा कोई कैपिटल रिडक्शन या इंक्रीज कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? सिंपल मैंने क्या कर दिया है, अपने इसको जो है मतलब इसके वैल्यू को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? इसका हम लोग लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन लिखेंगे, बीइंग 10 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच कॉन्सोलिडेटेड, ये सब डिवाइडेड वाला बात है, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड टू इक्विटी शेयर ऑफ 100, ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। जैसे कॉन्सोलिडेशन और सब डिवाइडेशन था, ये वो वाला पॉइंट हो गया, और ये हो गया कैपिटल रिडक्शन वाला पॉइंट। अच्छा, फिर बोल रहा है कि परचेस कंसिडरेशन कैसे करके इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जा रहा है। परचेस कंसिडरेशन का एंट्री हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले कैपिटल रिडक्शन के स्कीम में हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस आया वो चेक करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन में देखो, क्रेडिट डेबिट लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो क्लोज हो रहा है ना, तो यहाँ पर 60 का हम लोग का क्रेडिट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, फिर से 900 का क्रेडिट है, फिर से 900 का क्रेडिट है, तो 960 का हम लोग का क्रेडिट है। मतलब कैपिटल रिडक्शन में हम लोग का क्या हो गया? 960 का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? देखो, ये इसको यूज किया जाता है हम लोग का लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, जो कि बिजनेस में एक्यूमुलेटेड लॉस हो रहा है, इसी वजह से तो कैपिटल रिडक्शन होता है। तो 960 से क्या 800 हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल राइट ऑफ कर सकते हैं। तो क्या एंट्री होगा? कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस है, उसे यूज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 960 टू, अच्छा 2 हमें करना पड़ेगा पीएल, एक्यूमुलेटेड लॉस को हम लोग राइट ऑफ करें। कितना लॉस को राइट ऑफ करें? 800। अच्छा, फिर भी हम लोग के पास बच जाता है, ठीक है। कितना बच रहा है? 160, ठीक है। जो 160 हम लोग के पास बच जाएगा, उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। जो 160 बच जाता है उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं बैलेंसिंग फिगर करके। तो ये हो गया बीइंग accumulated PL डेबिट बैलेंस राइट ऑफ। ये हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें परचेस कंसिडरेशन का एंट्री दे दिया है, ये देखो। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि परचेस कंसिडरेशन कितना है और उसको हम लोग कैसे जो है एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो पहले परचेस कंसिडरेशन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह रखना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो अभी भी मेरा एक एंट्री के लिए पूरा एक पेज लग जाएगा, और बैलेंस शीट के लिए एक और इतना, और उसके साथ नोट्स भी बनेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं। नोट्स ज्यादा नहीं होगा, चलो यहाँ पर बन जाए, इधर एंड के तरफ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पेड, whom to paid, what to pay, कैलकुलेशन और अमाउंट। किसको पे करना है? देखो, इनका तो कोई प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को पे करना है, एक शेयर के बदले एक शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड को क्या पे करना है? देखो, बोल रहा है शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल गिव 1 शेयर, शेयर दे रहा है, तो इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, कैसे दे रहा है? बोल रहा है कि एक शेयर के बदले एक शेयर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है एक शेयर के बदले एक शेयर देगा। तो देखते हैं ए लिमिटेड का टोटल शेयर कितना था। ए लिमिटेड का टोटल शेयर था, इसको 100 से डिवाइड करने से 20, तो 1/1
इंटू 20 इंटू जो वैल्यू होगा, वैल्यू तो 100 करके है दोनों के शेयर का ही, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वही 2000 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन हमें पता चल गया। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं परचेस कंसिडरेशन का। तो क्या क्या टेक ओवर हो रहा है देखते हैं, ए लिमिटेड का क्या क्या एसेट है वो सभी टेक ओवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एसेट साइड में पीपीई, पीपीई टेक ओवर हो रहा है 2700 का, पीपीई अकाउंट डेबिट 2700 का पीपीई टेक ओवर हो रहा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 700 का, इन्वेस्टमेंट 700, ट्रेड रिसीवेबल 400, ट्रेड रिसीवेबल 400, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 250, कैश 250, ये एसेट सारा ही लिख लिया मैंने। अच्छा नहीं, सारा कहा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल लिखा मैंने, हाँ ट्रेड रिसीवेबल लिख लिया, कैसे। अच्छा, अब हमें लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में जाते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी में लॉन्ग ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये सब लिख लेते हैं। टू ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल है 300, ये देख 300। अच्छा, टू यहाँ पर लोन तो ए का कुछ नहीं था, ठीक है, ए लिमिटेड टेक ओवर हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाते हैं, नोट नंबर 3 में। ठीक है, 10% डिवेंचर लोन फ्रॉम बैंक, 10% डिवेंचर लोन फ्रॉम बैंक 250, 10% डिवेंचर 500, 10% डिवेंचर 500, लोन 250। अच्छा, और क्या टेक ओवर होगा, और तो कुछ नहीं होगा। अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब तो रिजर्व सरप्लस आ जा रहा है। अब हम लोग लिखेंगे टू लिक्विडेटर ऑफ, टू लिक्विडेटर ऑफ, तो मैंने बिजनेस परचेस का एंट्री किया नहीं, अच्छा उसको कर देते हैं, टू बिजनेस परचेस, टू बिजनेस परचेस, टू बिजनेस परचेस 2000। अच्छा, अब चेक करते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। 2700 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 250, इतने का एसेट, 4050 का एसेट। लाइबिलिटी देखते हैं, 300, 500, 8, 9, 10, 1050 माइनस 4050, तो 3000 का नेट एसेट हो रहा है, बदले में 2000 दे रहा है बी लिमिटेड, ए लिमिटेड को। मतलब जो सौदा हुआ है उसके हिसाब से बी लिमिटेड का प्रॉफिट है, प्रॉफिट जितना है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2050, मतलब 950 का जो है रिजर्व होगा। एक बार फिर से देखते हैं, 950 हो रहा है कि कितना हो रहा है, 5 और 2, 7, 3, 10, 1050 माइनस 400, 3400 और 400, 3800, 4050, 3000 आ रहा है, 3000 के बदले 2000, हाँ 1000 आ रहा है, तो टू रिजर्व बोल के, रिजर्व बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, टू रिजर्व बोल के आ जाएगा 3000। ठीक है, टू रिजर्व बोल के आ गया हम लोग का 3000 बैलेंस करके। मतलब इसमें ये जो मतलब डीलिंग्स हुआ है इसमें बी लिमिटेड का प्रॉफिट है, क्योंकि बी लिमिटेड को जो भी मिल रहा है उससे बी लिमिटेड 1000 का वैल्यू कम दे रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगा। तो पहले ये एक एंट्री होना चाहिए था, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, वो हम भूल गए। वो हम एक काम करते हैं, इसके बाद लिख देते हैं। देखो ऐसे नंबरिंग दे देते हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर दे दिया मैंने 1, यहाँ पर दे देते हैं 2, 3, 4, फिफ्थ नंबर इधर लिख देंगे और ये हो गया
6th नंबर, ठीक है। 5th यहाँ पर एड ऑन कर देते, तुम लोग के पेज में भी जगह है तो कर दो यहाँ। बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड 2000, जो परचेस कंसिडरेशन हम लोग का कैलकुलेट होके आए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये वाला दिखाएंगे जो भी डिटेल्स में हम लोगों ने टेक ओवर किया है, जिसमें हम लोग का रिजर्व क्रिएट इतना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कैसे करके लिक्विडेटर को हम लोग जो है पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5th 6th 7th नंबर इधर लिख देते हैं। 7th नंबर में यहाँ पर लिख देते हैं, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2000 दे रहे हैं बाई थ्रू ऑफ टू इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, जो कि हम लोग का 2000 का हो रहा है। ये परचेज कंसिडरेशन पे होगी, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोला है ट्रेड पेएबल बी लिमिटेड इंक्लूड्स 100,000 पेएबल टू ए। ए और बी में डेटर क्रेडिटर का रिलेशन का था। तो देखो बी लिमिटेड, देखो यहाँ पर एक्चुअली मैटर क्या होता है, बी लिमिटेड का एक बैलेंस शीट है अपना, ए लिमिटेड का एक बैलेंस शीट है अपना, ठीक है। तो ए लिमिटेड का भी इधर क्रेडिटर इधर डेटर होगा, बी लिमिटेड का भी इधर क्रेडिटर इधर डेटर होगा। तो ट्रेड पेएबल ऑफ बी लिमिटेड यानी बी लिमिटेड के क्रेडिटर में 100 रुपीज का 100,000 का जो भी हो 100,000 का क्रेडिटर दिख रहा है कौन, ए लिमिटेड। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ए लिमिटेड के डेटर में बी लिमिटेड दिख रहा होगा 100,000 का। लेकिन अगर ये दोनों मिलके अभी काम करेंगे मतलब एब्सॉर्ब हो जा रहा है, तो फिर जो है डेटर क्रेडिटर का कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन कॉन्ट्रा एंट्री होगा। हम लोग किसके बुक्स में एंट्री करें, इन द बुक्स ऑफ बी। बी तो बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बी बोलेगा अब ये मेरा 1 लाख का ट्रेड पेएबल नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग ट्रेड पेएबल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कर देते हैं ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट 100,000। तो क्योंकि हम इन 1000 में सारे एंट्री कर रहे हैं तो मुझे 100 ही लिखना चाहिए। टू ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। ट्रेड पेएबल कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, बिहाफ ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बीइंग, अच्छा नरेशन तो नहीं लिख रहा है तो छोड़ो, तुम लोग खुद लिख लेना, बीइंग कॉन्ट्रा कैंसिल, ठीक है। अच्छा, तो सभी एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। एंट्री तो और कुछ बाकी नहीं है। अब मुझे करना पड़ेगा इसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर as at 31st of March 2000, particulars note number amount, equity and liabilities, share holders fund, share capital, reserve and surplus, reserve and सरप्लस। ये सब में तो नोट बनना कंपलसरी है, नोट 1 नोट 2 ये तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, फिर सेकेंड पॉइंट में देखते हैं क्या है। मेन बैलेंस शीट में जाते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग था शायद, देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3। फिर करेंट लाइबिलिटीज,
ट्रेड पेबल, करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल था, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा, मतलब ये 4th नंबर नोट हो जाएगा। ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि किसका था, बी लिमिटेड का था। इसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तो कुछ एड ऑन होगा नहीं, ठीक है, तो फिर बी लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अच्छा, इसमें बीओडी बना भी सकते हो, अगर नोट बनाना चाहते हो, बीओडी बोल के लिख के बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। यहाँ बना देते हैं क्योंकि मैंने तो सभी नोट बनाए हैं, तो ये हो जाएगा नोट नंबर 5। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद करेंट लाइबिलिटी खत्म, एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, ये हम लोग का हो जाएगा नोट नंबर 6। पीपी के बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मैंने ऐसे लिख दिया, ये बन जाएगा नोट नंबर 7। अच्छा, इसका नोट नहीं भी बनाएंगे चलेगा क्योंकि इसका एक ही था, तो इसमें तो ऐड वैड कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किसका था, पहले तो ए लिमिटेड का ही दिया हुआ है, तो बी लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इसका तो कुछ पहले से था नहीं, ऐड तो कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट वही वाला टेक ओवर होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर चाहो तो नोट बना सकते हो, लेकिन ये नहीं भी बनाने से तो भी चलेगा क्योंकि इसमें तो कोई ऐड नहीं हुआ है या लेस भी नहीं हुआ है। करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, 7th नंबर नो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें भी नोट नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका भी एक ही डेटा दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देखो, कैश एट बैंक 250, कैश एट बैंक यहीं पर लिख दिया है, इसी चीज को चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा 250। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। काफी जगह है, बन जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में एक ही तरह का शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर ही है। अच्छा, कौन किसको टेक ओवर कर रहा है, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, तो बी लिमिटेड का कितना शेयर था, अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 10, और ये 10,000 था, बी लिमिटेड का पहले से था 10,000, और ए लिमिटेड को जो टेक ओवर किया है उनके एक एक शेयर होल्डर को एक एक शेयर ही दिया गया है, मतलब जितना था उतना ही होगा, हम लोगों ने यहाँ पर चेक भी किया है, ये देखो जितना शेयर था उतना ही दिया गया है, ये देखो 1/1 इंटू 20, मतलब 20,000, क्योंकि 20 तो इन 1000 है, तो 20,000 हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख लेते हैं, 20,000, और ये वाला मैंने सही लिखा है, अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1,000 होगा, ये देखो, अगर हम लोग इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो गया 10,000। अच्छा, ये मेरा फिर से जीरो कुछ गलत हो गया है क्या, ये 100 है, इतना कैपिटल है, 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100, 20, ठीक तो है, 20 इंटू, अच्छा ये वाला 20, ए लिमिटेड का
2000, अच्छा ये 2000 रुपीज में लिखा हुआ है, तो 100 इंटू कितना करने से 2000 होगा, 100 इंटू 2 करने से होगा, 100 इंटू 20 करने से होगा, 20 मतलब 2000 होगा, 100 इंटू 20 2000 होगा। हम एक काम करते हैं, ऐसे करके निकाल लेते हैं, और ये हो गया मेरा 100 इंटू 100 इंटू 100 करने से। लेकिन हाँ, एक चीज तो है ना कि बी लिमिटेड, ये देखो हम लोगों ने जो एंट्री किया है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, देखो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो एंट्री किया है किसके बुक्स में किया है, बी लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है। तो बी लिमिटेड ने ना अपना अब शेयर जो है ना वो 100 करके रखा कहाँ है, 100 करके तो रखा नहीं है। बी लिमिटेड का नया जो इक्विटी शेयर कैपिटल आया है वो 100,000 आया है, लेकिन 100 रुपीज का एक शेयर बनाया है, ठीक है, 100 रुपीज का उन्होंने एक शेयर बना दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का, अगर वैल्यूज को हम लोग इन 1000 में लिखना चाहे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो एक शेयर बन गया है, ऐसे हो जाएगा। हम यहाँ पर ना दो कंपनी का अलग अलग लिख के दिखा देते तो समझ में आ जाएगा। ये देखो ए लिमिटेड का तो दिख ही रहा है हमें कैसा है, ए लिमिटेड का है हम लोग का, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100, 2000। बी लिमिटेड का कैसा हो जाएगा, एक शेयर 100 रुपए का, यानी 100, तो ये टोटल हो जाएगा 2100। लेकिन ये कैसे है, इन 1000 में, ठीक है, इन 1000, इसमें और भी 3 जीरो जाएगा, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये कैलकुलेशन हो गया। अब कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें अगर हम 1000 एड ऑन कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें अगर हम 3 जीरो ऐड कर देते हैं तो वो मुझे रुपीस बताया जाएगा। अब इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो फिर मेरा कितना हो जाएगा, 21,000, ठीक है, 21,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। अब हम इसको लिख के दिखाते हैं, 21,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, क्योंकि अभी सभी शेयर देखो 100 वाला हो गया, ये जस्ट समझाने के लिए मेन यहाँ पर लिख रहे हैं, फुल्ली पेड आउट ऑफ दीज 20,000, मतलब ये वाला, ठीक है, आउट ऑफ दिस 20,000 shares have been issued for, have been issued consideration other than cash, consideration other than cash, तो कितना हो जाएगा 2100 इन 1000 में अगर हम लोग लिखते हैं, ये देखो 2100 जैसे लिखा था वैसे ही कर दिया, क्योंकि पूरा बैलेंस शीट इन 1000 में है। ये नोट नंबर 1 बन गया 2100। अब रिजर्व सरप्लस बना लेते हैं, नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं किसका क्या रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व था ए लिमिटेड का 1000, और पीएल तो ये हट गया कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इसका तो नेगेटिव पीएल को हटाना ही होता है ना, कैपिटल रिडक्शन का काम। तो मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का काम, जनरल रिजर्व हो गया। और कैपिटल रिजर्व में ये देखो, जब हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन के थ्रू से लॉसेस को राइट ऑफ किया तो कैपिटल रिजर्व में 160 बैलेंस आया, तो इसको लिख लेते हैं 160, तो 1160, तो ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस 1160। लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या है देखते हैं, 10% डिवेंचर और लोन फ्रॉम बैंक, 10% डिवेंचर 500 और लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा उसमें 250 450 इतना लोन है, और 60 जो है बैंक ने वेस्ट कर दिया, तो 400 200 600 700, 700 से 60 माइनस हो गया 640 रहेगा, 1140। अच्छा इसके बाद ट्रेड पेबल, नोट 4,
ट्रेड पेबल। अच्छा, ट्रेड पेबल में देखते हैं क्या है। 300 प्लस 300, 300 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 600। तो इधर है शॉर्ट टर्म बोरिंग, नोट नंबर 5। नोट 5, शॉर्ट टर्म बोरिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी BOD। ये देखो 50, बस एक ही जन का है 50, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 50। बस हो गया, इसको टोटल करने से एक साइड का डेटा पता चल जाएगा। अच्छा, पहले ये भी लिख लेते हैं, PPE, नोट नंबर 6। PPE। अच्छा, PPE में देखते हैं, 2700 प्लस 850, 0 5 3550, 3550, 3550। अच्छा, और बचा ट्रेड रिसीवेबल। जगह है तो ये भी बना सकते हो, 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। तो 7 नंबर में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी बना लेते हैं, नोट नंबर 7। नोट 7, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड का 700, ठीक है। 700 ए लिमिटेड का है, तो यहाँ पर 700 लिखा हुआ है ऑलरेडी। नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो जन का होगा, ट्रेड 400 और 150, 400 प्लस 150 मतलब हो गया 650, सॉरी 550, 550। और 9th नंबर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक ए लिमिटेड, कैश एट बैंक ए लिमिटेड 250, क्लोज हो जाएगा 250। अब ऐड करके देखना पड़ेगा दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं। तो 250, तो ये हो गया 5 और 2 7, 800, 800 और 700 1500, 1600, 1600 और यहाँ पर हो जाएगा 5150, ठीक है। 1600 ऐड करने से हो रहा है, नहीं आंसर तो मैच नहीं, देखते 3550, शायद मैंने ऐड गलत कर दिया। 700, 550 और 250, 5050, 3550, 700, 450। अच्छा, 8th नंबर वाला गलत हो गया है क्या? वो ट्रेड रिसीवेबल में तो एक कॉन्ट्रा था, वो तो हटाना पड़ेगा ना। माइनस यहाँ से लेस हो जाएगा कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा लेस होगा 100 का, तो फिर एडजस्ट होके आएगा 450। ये देखो, अच्छा हुआ इसका नोट बनाए तो पता चल गया यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाता। यहाँ पर हो जाएगा 450। कॉन्ट्रा था ना, कॉन्ट्रा डेटर क्रेडिटर वाला जो रिलेशन था, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 450। तो 450 मतलब यहाँ से हम कर देंगे 100 का कम, तो 4950, 4950। अच्छा, इधर भी होना चाहिए 4950, लिख लेते हैं 4950, जिसमें 50 तो है ही, तो 4900 अगर इधर आएगा तो ठीक है। तो 2000 और यहाँ पर 3260 प्लस ये हो गया 1140 प्लस 600। अच्छा, ये ट्रेड पेबल में भी लेस होगा कॉन्ट्रा, इसको भी तो 500 होना पड़ेगा, -100 कर लेते हैं, तो देखते हैं 4900 और इधर 4950 आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रा मुझे लिखना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर दिखाया ही नहीं, गलती से। इसको 4th नंबर नोट में ठीक कर देते हैं, ये होगा 500, ठीक है। ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है ना 100 से,
तो 4th नंबर नोट में जाते हैं, ट्रेड पेबल आ गया, लेस करना पड़ेगा कॉन्ट्रा, देखो ये गलत हो गया था, लेस करना पड़ेगा कॉन्ट्रा, या फिर म्यूचुअल सेटअप लिख सकते हो, तो ये माइनस करके आ जाएगा इधर 500, या तो कॉन्ट्रा लिखा जाता है या म्यूचुअल सेट ऑफ लिखा जाता है, ठीक है, जो मेरे से स्किप हो गया था। तो देखो ये वाला हम लोग का टोटल हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ 50 पहले ही मान लिया था, इधर देखा था 4900 हो रहा है कि नहीं, तो टोटल करके देखा 4900 हो रहा है, ठीक है, तो मैच हो गया। तो देखो हम लोग का ये पूरा जो है इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज है और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो हम तो तुम लोग को यही बोलेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो पूरा इतने अच्छे से देखो कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा एज इट इज, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक बार कर लेंगे ताकि तुम लोग का इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मतलब तुम लोग खुद से ही ज्यादा मुझे आंसर दे सको, जो कि तुम लोग आज नहीं दे रहे थे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग वो जो है बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।